मेरा नाम ओमकार है और मैं गे हूँ और मेरे प्रोनाउंस है ही हिम हिज एंड मैं डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर काम करता हूँ पुणे में। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरती हुई महिला है उनके लिए मैं काम करता हूँ। कैसी रही है आपकी जर्नी एज अ क्वेयर इंडिविजुअल में भारत में? इंडिया में एज अ क्वेयर इंडिविजुअल मतलब वो जर्नी है सेल्फ डाउट से सेल्फ शेम देन एक्सेप्टेंस, उसके बाद लोगों को बताना और उसके बाद वो स्पेस लेना पब्लिक स्पेसेस या फिर पर जो भी स्पेसेस है। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट एक्चुअली, मतलब पुणे में रहने के बाद भी ये डिफ़िकल्ट चीज़ है। लोग इग्नोर करते हैं, मतलब पुणे में भी बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनको एलजीबीटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है या फिर गे क्या होता है वो भी नहीं पता है। तो बहुत सारे ऐसे विलेजेस है या फिर डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है सब लोगों के लिए, कम्युनिटी मेंबर्स के लिए। पर्सनली फॉर मी मुझे हमेशा से ये प्रिविलेज रहा है कि मेरे जो टीचर्स थे या फिर घर पे पेरेंट्स है वो हमेशा से सपोर्टिव रहे। तो मुझे खुद को एक्सेप्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन बाकी लोगों के साथ जब मैंने चीज़ें शेयर की तब एक्सेप्टेंस मुझे इन अ वे इजीली मिलता गया। तो हाँ, वो जर्नी अच्छा है, लेकिन यस इट इज़ डिफ़िकल्ट। आपको क्या लगता है प्राइड मंथ और जो क्वेयर ऑर्गेनाइजेशंस है जो क्या रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ में? पर्सनली मेरे लाइफ में प्राइड मंथ जब मुझे खुद को रियलाइज़ हो रहा था खुद के बारे में, तब मुझे ये प्राइड मंथ होता है, प्राइड परेड होता है, ये सब नहीं पता था। जब मैं सपोर्ट सिस्टम ढूंढ रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे मेरे साथ और कोई तो भी लोग रहेंगे या फिर किधर से तो कांटेक्ट मिल जाता है, मतलब प्रोटेस्ट में या फिर इधर उधर जब हम जाते हैं तो कॉन्टैक्ट्स मिलने के बाद फिर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, पुणे में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, मुंबई में ऑर्गेनाइजेशंस है और ऑनलाइन भी मैंने चेक किया था। तो ऑर्गेनाइजेशन का मेरे खुद के लाइफ में ये रोल रहा है कि जब मेरा वो फेस था सेल्फ डाउट वाला कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है या फिर मैं कुछ अलग हूँ क्या, मैं ये नेचुरल नहीं है, तो वो सब हटाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। हेल्प एज इन जैसे रीडिंग मटेरियल अवेलेबल करना या फिर किसी के साथ मैं बात कर सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में से, तो एक सेफ स्पेस क्रिएट होता है। प्राइड परेड का प्राइड परेड में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और प्राइड परेड, तो प्राइड परेड में ये एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि सब एक साथ लोग वहाँ पे आते हैं, एक साथ जो मेरे जैसे है, जिनको मैं खुद का समझ सकता हूँ। तो यस, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं दोनों भी। आपके थोड़े थॉट्स ऑन रोल ऑफ इंटरसेक्शनैलिटी, ओके। इंटरसेक्शनैलिटी पे अभी क्वियर पॉलिटिक्स में बहुत बवाल हो रहा है, मतलब इंडिया में। तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो पहले से है और उसके बाद क्वियर कम्युनिटी का जो अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो दोनों का जब हम डिस्कस करते हैं दोनों भी चीज़ें, वो बिल्कुल एक सा है। मतलब लोगों को ऐसे लगता है यार ये क्वेयर है तो इसको इंटरसेक्शनलिटी पूरा समझता है, इसको ये सब चीज़ें समझती है, लेकिन वो नहीं है। मतलब सब लोग एक ही गांव से आते हैं, एक ही शहर से आते हैं, तो सब लोग एक ही लेवल पे होते हैं। व्हेन इट कम्स टू क्वेयर कम्युनिटी, इंटरसेक्शनलिटी बहुत बड़ा रोल इसलिए प्ले करती है कि व्हेन इट कम्स टू दलित गे, व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम गे, तो वो स्पेस पहले तो स्पेसेस नहीं है। क्वियर कम्युनिटी की जो स्पेस है, अगर उसमें भी हायरार्की है, ये एक्सेप्ट करके ही आगे बात करनी होगी। और वहाँ पे खुद के स्पेसेस को लेना बहुत हार्ड हो जाता है। अगर मैं दलित गे हूँ या फिर मैं मुस्लिम गे हूँ, तो वो एक चीज़ है। और उसी के साथ साथ कास्ट मैटर करती है, आप कौन से इकोनॉमिक क्लासेस से आते हो वो भी मैटर करता है, जिन लोगों के साथ आप मिलते हो वो लोगों का क्लास, फिर ये सब चीज़ें जब एक साथ मिलती है वो बहुत इंटरेस्टिंग रोल प्ले करती है क्वियर पॉलिटिक्स में। अगर आप कितने साल से हाँ मतलब सॉरी
तो प्राइड मंथ और प्राइड मंथ के जो एक्टिविटीज़ है पुणे में, लास्ट ईयर से मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, इन लोगों के साथ मिलना, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना प्राइड मंथ के एक्टिविटीज़ के रिलेटेड। तो पुणे में रहने के बाद प्राइड मंथ के एक्टिविटीज़ या फिर इन जनरल ऑल एक्टिविटीज़, प्राइड मंथ छोड़ के भी बाकी हर दिन जो एक्टिविटीज़ होते हैं, तो अगेन इट्स प्रिविलेज कि मैं पुणे में रहता हूँ तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होते हैं। अगर हम मेरे गांव जाए सातारा तो वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे प्राइड मंथ क्या होता है किसी को पता नहीं है, अगेन LGBT का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। क्या क्या तो पुणे में अभी प्राइड मंथ के जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि प्राइड मंथ के स्टार्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे मार्शा का डॉक्यूमेंट्री का एक आफ्टर डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग था, उसके बाद डिस्कशन था। उसके बाद कल ही पुणे में एक ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिव है, पुणे क्यूयर कलेक्टिव, तो रीडिंग सर्कल रखा था जिसमें इस्मत चुगताई की लिहाफ स्टोरी का रीडिंग किया हमने। उसके बाद पार्टीज़ भी होते हैं जिसमें सब लोग एक साथ आते हैं, और पार्टीज़ में पुणे का जो पार्टी कल्चर है तो उसमें मुझे पहले थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता था, लेकिन जब मैंने जाके देखा तो कम्युनिटी के जो सिसमेन जहाँ पे आते हैं गे पार्टीज़ में से देखा जाता है कि एकदम सिस वहाँ पे क्राउड रहता है जो पार्टी में आते हैं, एंजॉय करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ पे जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं और जो सिस मैन होते हैं, अपर क्लास अपर कास्ट, वो दोनों एक स्पेस शेयर करते हैं वहाँ पे आके, जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है वहाँ पे। और हाँ, पुणे में तो प्राइड मंथ की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। प्राइड परेड भी था। प्राइड परेड में भी अगेन विथ क्यूयर पॉलिटिक्स, पुणे में भी अभी 2 प्राइड हुए, एक प्राइड परेड था, एक प्राइड प्रोटेस्ट जिसको बोला गया। तो यस, पुणे में तो इवेंट होते रहते हैं। क्या आपको लगता है ये जो इवेंट्स है, हाँ यस, ऑर्गेनाइजेशंस पर्सनली मेरे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो इट्स लाइक अ चूजन फैमिली। जब मैं खुद को एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे रियलाइज़ हो रहा था खुद के बारे में कि मैं गे हूँ। उसके बाद खुद को एक्सेप्ट करना, वो सेल्फ गिल्ट या फिर कन्फ्यूजन वाला जो फेज़ रहता है, उसमें मुझे ही नहीं, सबके लाइफ में कोई ना एक सपोर्ट सिस्टम या फिर सेफ स्पेस चाहिए रहता है हमें, जो ऑर्गेनाइजेशंस देते हैं और देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस ने। तो वो मुझे मिला, तो मेरे लाइफ में वो बहुत मायने रखता है चीज़, ऑर्गेनाइजेशंस का काम। और जहाँ पे लोग अपने जैसे होते हैं, जहाँ पे मुझे सामने वाले इंसान को ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं ऐसे क्यों सोचता हूँ, मेरे बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, जहाँ पे मैं खुद हो सकता हूँ, खुद के बारे में कुछ भी बात कर सकता हूँ। तो वो बहुत लिबरेटिंग फीलिंग है। तो यस। क्या आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, उनका काम नज़दीक से देखा है? पुणे में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे मैंने जो बिंदु क्यूयर राइट्स फाउंडेशन है, मिस्ट है, मिस्ट का काम भी है। उसके बाद पुणे क्यूयर कलेक्टिव जिसके बारे में मैंने अभी बताया। तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक काम करने का तरीका है, सब ऑर्गेनाइजेशंस का अपनी अपनी आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर वो काम करते हैं। तो ग्रास रूट काम भी चलता है, अवेयरनेस का काम भी चलता है, HIV से लेके सब, पुणे में काम चलता है। और मैंने जिनके साथ काम किया है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग करना, अवेयरनेस रिलेटेड काम मैंने किया है। और फिर ये रीडिंग क्लब्स वगैरह, तो कम्युनिटी के लोग एक साथ आ सकते हैं और कुछ कॉन्क्रीट एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि पुणे क्यूयर कलेक्टिव जब हमने स्टार्ट किया, तब हमने ऐसे सोचा कि स्कूल्स में कैसे इंटरविन कर सकते हैं ये टॉपिक को लेके, अडल्ट एज जब हो जाता है। तो हाँ, ये सब काम। क्या कठिनाइयाँ आती है क्वेयर इंडिविजुअल की? हाँ डे टू डे लाइफ में? डे टू डे लाइफ में लोग हमें इग्नोर करते हैं, और लोग हमें पूछते हैं कि तुम फिर क्यों लाउड क्यों हो। तो कठिनाइयाँ जीना फिर सीख लेते हैं हम लोग उसी के साथ, लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। हर एक इंसान को अवेयर करो। एक तो माइनॉरिटी होने के बाद उसका बर्डन भी हमारे ऊपर आ जाता है कि हम ही लोगों को अवेयर करें, जो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सब चीज़ों को जब मैं ओपन नहीं था तब की बात,
मुझे सोचना पड़ता था कि मैं क्या बात करने वाला हूँ, मैं चलने कैसे वाला हूँ, मेरे गेस्चर्स कैसे होने वाले हैं। तो ये बेसिक चीज़ों से स्टार्ट होके फिर मैं किन लोगों के साथ रह रहा हूँ, किन लोगों के साथ घूमने जा रहा हूँ, किन लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, किन लोगों के साथ लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख के फिर मैं कौन से गेम्स खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा हूँ, मैं ये क्यों नहीं खेल रहा हूँ। तो ये बचपन से एक टॉर्चर जैसे होता है कि वो झेलना पड़ता है जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट ना करो और मैं जैसे हूँ वैसे रहूँगा। और उसके बाद भी, ओपन होने के बाद भी लोग इग्नोर करते हैं हमारा ओपन होना। जैसे अगर मतलब मेरे दोस्त के साथ ऐसे होता है कि जब उसने उसके फैमिली को बताया कि वो गे है, तो उसके बाद उसके फैमिली ने ठीक है तू गे है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे टॉपिक्स निकालना कि तेरी शादी कब, तेरी वाइफ कैसे होगी, तेरा ये कैसे होगा। तो ओपन होने के बाद स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता है। लोग जो हमने अपनी स्टोरी शेयर की वो जस्ट एक कारपेट के नीचे डाल देते जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे तू ये चीज़ है ही नहीं। तो स्ट्रगल करना पड़ता है डेली बेसिस पे सब लोगों को साथ लेके। क्या आपको लगता है ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है हाँ। इस चीज़ को इरेडिकेट करने में काफ़ी हेल्प करती है? हाँ, मतलब जैसे अवेयरनेस का जो काम होता है, या फिर बेसिकली अवेयरनेस का काम, मतलब लोगों को पता ही नहीं, मतलब LGBT भी दूर की बात है, पुणे में भी जेंडर, सेक्सुअलिटी, ये सब चीज़ों से स्टार्ट करना है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, मतलब पुणे, मतलब जहाँ पे भी मेट्रो सिटीज़ में एक्चुअली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे गाँवों में या फिर एकदम रिमोट एरियाज़ में अभी तक ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस यस हेल्प करते हैं व्हेन इट कम्स टू अवेयरनेस, व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट सिस्टम, एक प्ले करना, एक सपोर्ट सिस्टम का रोल प्ले करना। घर से बाहर निकाला जाता है, मुझे नहीं निकाला, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं जिनको घर से बाहर निकाला है। तो रहना कहाँ पे है, स्कूलिंग कैसे करना है, कॉलेज में कौन से जाना है, उसका फीस कौन पे करेगा, वहाँ से लेके स्टार्ट होता है स्ट्रगल। तो ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्ट स्ट्रक्चर भी, सपोर्ट सिस्टम का भी रोल प्ले करते हैं, और दूसरी तरफ जो क्राउड है उसमें अवेयरनेस का काम भी करते हैं, तो उसकी वजह से हेल्प हो जाता है। आपके ओपिनियन में हाँ। क्वेयर पीपल को कॉर्पोरेट वर्क स्पेसेस में रिकग्निशन मिलने में हाँ, उसके बारे में थोड़ा। कॉर्पोरेट्स में रिकग्निशन, अभी इसके साथ और एक डिबेट जुड़ा है अभी। कॉर्पोरेट्स में मतलब कम्युनिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, शादी या फिर ये जॉब या फिर दूसरी चीज़ है ऐसी। एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी इसलिए होता है और रिकग्निशन मिलना कॉर्पोरेट्स में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में, मतलब हर जगह, क्योंकि अकेले रहना पड़ता है। इफ़ यू आर गे या फिर पूरे स्पेक्ट्रम में आप कोई भी हो, क्योंकि सब खुद को सहना पड़ता है और खुद को इतना इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है कि खुद के फाइनेंशियल नीड्स जो एकदम बेसिक नीड्स है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो उसको पूरा करना, उसके लिए खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ी बात है, मतलब एकदम बेसिक चीज़ है। तो ये दूसरी फिर वो मिलेगा कैसे, तो जॉब्स मिलने चाहिए, या फिर सिर्फ जॉब्स मिलना भी ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे भी बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो स्पेसेस में, ऑफिसेस में, वो एक दूसरा टॉपिक है। लेकिन जॉब्स मिलना, एम्प्लॉयमेंट मिलना, वो बहुत बड़ी चीज़ इसलिए क्योंकि हमें एट सम पॉइंट अकेले रहना, मतलब फिजिकली अकेले नहीं, सब मेंटली खुद की चीज़ें खुद मैनेज करने के लिए तो बड़ी बात होती है। व्हेन इट कम्स टू ट्रांसजेंडर्स, उनको देखने का नज़रिया, ऑफिस में जो लोगों की नज़रें रहती है, वहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है। और लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है, तो यस वो बहुत बड़ा पॉइंट है। कैसे इसको इम्प्रूव किया जाता है? बस जॉब देखिए नहीं, बट और भी है, मतलब सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है फॉर इंडिविजुअल्स। हाँ। तो इम्प्रूव करने के लिए पहले तो अभी तो ये क्या बोल सकते हैं, फीवर के जैसे है। प्राइड मंथ स्टार्ट हुआ तो कंपनीज पूरा रेनबो लोगोस चेंज हो जाते हैं, या फिर
बहुत सारे कंपनीज वीडियो निकालते हैं, अभी इन्फोसिस का वीडियो आया, मतलब ये कंपनी का नाम मैंने वीडियो लिए देखा जस्ट इसके लिए आया, लेकिन सब कंपनीज तो वो मोड पे चले जाते हैं। लेकिन हम अवेयरनेस का काम जब ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, मतलब मेरे जो पहचान के ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे मिस्ट का या फिर दूसरे भी BQRF है, तब जब हम देखते हैं कि एक कंपनी के साथ या फिर उनके CSR प्रोजेक्ट्स रहते हैं, अवेयरनेस का अगर सेशन भी लेना है उनके कंपनी में, तो इतना होमोफोबिक होता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। और अगर वहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट रख के एक कम्युनिटी के मेंबर को अगर वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय काम करना है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद भी। जैसे वहाँ का होमोफोबिक एटमॉस्फेयर रहता है, तो उसको कैसे टैकल करना है। कंपनीज़ के पॉलिसीज़ अच्छे होने चाहिए, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है। स्टेट का भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट वर्क प्लेस में वो करना चाहिए, वो अलग टॉपिक है। लेकिन कंपनीज़ के पॉलिसीज़ भी वैसे डिज़ाइन होने चाहिए जो अभी तक नहीं है। जो कंपनीज़ अभी रेनबो फ्लैग लेके घूम रहे हैं ये महीने में, उनके पॉलिसीज़ अभी तक वैसे के वैसे है, तो वो इम्प्रूव करना चाहिए पहले, ताकि वहाँ पे एक हेल्दी एटमॉस्फेयर रहे जहाँ पे लोग काम कर सके। क्योंकि अगर मुझे जॉब दिया और वहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं एट सर्टन टाइम वो जॉब छोड़ दूंगा, फिर मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊँगा। लेकिन कंपनी तो ये बोलेंगे कि हमने जॉब दे रहे, लेकिन आपका एटमॉस्फेयर ऐसे नहीं है, तो मैं नहीं सस्टेन हो पाऊँगा वहाँ पे। तो कंपनी के पॉलिसीज़ चेंज होना ये वे में वो बहुत बड़ी बात है। मेरे जानने वाले एक है जिन्होंने ये फेस किया है कंपनी पुणे में ही, कि और उसके बारे में वो बात भी नहीं कर पाए अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ है उस चीज़ को लेके, क्योंकि वो खुद कंफर्टेबल नहीं है किसी को बताने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, विच इज़ देयर राइट। बट वो चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि आप अगर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो और वहाँ पे आपके एम्प्लॉय पे सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो एक्ट है, लेकिन उसमें LGBT स्पेक्ट्रम के सब लोग कवर नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं गे हूँ और मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, तो उसका एक्ट में कुछ मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो वो इम्प्रूव करना। और दूसरा अवेयरनेस क्रिएट करना, सेंसिटाइजेशन जिसको बोल सकते हैं, कि बाकी के जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनके साथ मैं काम करने वाला हूँ, उनको एटलीस्ट पता रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आता हूँ, और इस चीज़ के लिए वो अवेयर होने चाहिए कि उन्होंने कैसे बिहेव करना है मेरे साथ, उनको पहले पता होना चाहिए। तो जैसे कि ये उनके कंपनी के CSR तो पड़े रहते हैं वैसे भी, तो उन्होंने एक्टिविटीज़ ऐसे लेने चाहिए कि जिनसे वो सेंसिटाइज कर पाए उनके एम्प्लॉयज़ को, और विद जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कम्युनिटी के इश्यूज़ पे काम करती है, ना कि उनका खुद का कोई तो भी CSR फंडिंग का एक रिसोर्स पर्सन लाके जिसको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैसे भी होता है कंपनीज़ में, जिसको LGBT का फुल फॉर्म नहीं पता है, वो सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं LGBT एक्टिविटीज़ पे, कम्युनिटी पे। What kind of legal protection do you think Indian state should provide the community? लीगल प्रोटेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है, जो अभी फीमेल ओरिएंटेड है, फीमेल एक ट्रांस वुमन के लिए भी है वो, लेकिन वहाँ पे स्पेक्ट्रम के सब लोग आने चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस में जब एक्ट हम देखते हैं, तो उसमें मेंटल टॉर्चर है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, फिज़िकल अब्यूज़ है, ये सब चीज़ें उसमें है। अगर मैं मेरे घर वालों को बताता हूँ कि मैं गे हूँ, अगर मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, तो मुझे उस घर में रहने का अधिकार जो एक औरत को मिलता है अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो उस घर में कोर्ट का ऑर्डर मिलता है कि तू उसी घर में रहेगी, तुझे फाइनेंशियल इतना असिस्टेंस मिलेगा हर महीना, तेरे मतलब घर वाले सब, मतलब तो वो एक्ट में चेंज होना चाहिए। मतलब नए एक्ट तो आने ही चाहिए, लेकिन बेयर मिनिमम एटलीस्ट वो एक्ट में हम लोगों को जोड़ दो। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट का, जैसे मैंने बोला सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, उसमें भी चेंजेस लाने चाहिए। और मैरिज इक्वलिटी वगैरह वो सब चीज़ें तो है जो स्टेट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मेन मुझे डोमेस्टिक वायलेंस का लग रहा है, क्योंकि कम आउट ओपनिंग अप के बाद लोगों को मतलब क्राउड फंडिंग करना पड़ता है हम लोगों को, कि किसी को रहने के लिए घर नहीं है, घर वालों ने निकाल दिया है, लेकिन उसका जो राइटफुल घर है खुद का, वो उसको कैसे दिया जा सकता है विथ लीगल प्रोटेक्शन। तो वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए। और
उनका डे टू डे लाइफ में कुछ लीगल डे टू डे लाइफ में मतलब ये डे टू डे लाइफ का ही एक पार्ट था, लेकिन जैसे कि ऐसे लॉज लाना कि बुलिंग वगैरह अभी तो स्कूल में रुक गया है, लेकिन टीचर्स को ये नहीं पता है कि बुलिंग के अगर सपोज मतलब मेरा खुद का एग्जांपल के मतलब अगर मैं सोचता हूँ तो जब बुलिंग हो रहा था तो टीचर को ऐसे लग रहा था कि ये वीक बच्चा है इसलिए इसको मार रहे हैं या फिर इसलिए इसको इरिटेट कर रहे हैं लोग आके, लेकिन बच्चे मुझे इरिटेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता है कि ये अलग है कुछ, तो भी ये गे है। गे तो उस टाइम पे तो टर्म भी नहीं था, बच्चों को पता नहीं रहता ये हिजड़ा है, ये छक्का है। तो टीचर का तो कुछ ऐसे एक्ट्स लाने चाहिए जो स्पेसिफिकली अगर कोई एलजीबीटी कम्युनिटी से बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है तो उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो हाँ, ये मुझे अभी फ़िलहाल बड़ी बात लगती है। ये जो डिबेट हो रहा है मैरिटल राइट्स और सेम सेक्स मैरिज, हाँ, इसके बारे में हमारे thoughts? अभी मेरे पर्सनल थॉट्स ऐसे मतलब अगर ऐसे कंपेयर ही करना है कि मैरिज राइट्स चाहिए या फिर बाकी सब चाहिए, एम्प्लॉयमेंट राइट्स वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें चाहिए, तो मैरिज एज ए सिस्टम, अभी मैं डोमेस्टिक वायलेंस में ही काम कर रहा हूँ, डाइवोर्स के केसेस देखता हूँ, मतलब लोगों के साथ बात होती है हर रोज़। मैरिज एज ए सिस्टम अभी फेल हो रहा है, दिख रहा है वो डे टू डे लाइफ में। तो मेरा एक खुद का पर्सनल ओपिनियन है कि कम्युनिटी ने अगेन वही चीज़ रिपीट करने में कुछ बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो सिस्टम क्रैक हो रहा है और उसमें अपना एनर्जी डालने के लिए एज अ कम्युनिटी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। उससे ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सब चीज़ों में फोकस किया जाए। अगेन शायद ये मेरा प्रिविलेज बात कर रहा है, अगर शादी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंडिया में, व्हेन इट्स कम टू वैलिडेशन, एक अपने रिलेशन को एक वैलिडेशन मिल जाता है शादी करने के बाद। अगर लोग लिव इन में रह रहे हैं, मतलब अगर हेट्रोसेक्सुअल लोग भी, एक लड़का और लड़की भी लिव इन में रह रहे हैं, तो उनको वैलिडेशन नहीं मिलता है जब तक वो शादी नहीं करते। तो अगर गे लोग भी शादी करने लगे तो उनको भी वैलिडेशन एट सम टाइम मिल जाएगा। तो हाँ, मतलब इंडिया एज अ कंट्री हमारा मतलब क्या शादी वाला कंट्री है, तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि शादी बाद में, पहले बाकी के ये जो बेसिक राइट्स है, जैसे स्कूल्स में बुलिंग नहीं होना चाहिए, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयमेंट में कैसे बेटर कंडीशंस ला सकते हैं, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, रेनबो अभी प्राइड मंथ में पूरा क्या क्या ये सिस्टम, मतलब अभी एग्री करना पड़ेगा सबको कि हम एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में रह रहे हैं, और जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कम्युनिटी को सामने नज़र रखते, वो जो स्टेट ने कंप्लीट नहीं किए वो अभी कॉरपोरेट्स उसमें एंटर कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, उनका देखने का वो ही रहेगी नज़र, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। तो उनको ब्लेम करने से ज़्यादा मैं स्टेट को ब्लेम इसलिए करूँगा कि तुम लोग वो स्पेसेस नहीं, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ट्रांसजेंडर बोर्ड बनाया 2-3 साल हुए आई गेस, अभी तक महाराष्ट्र ट्रांसजेंडर बोर्ड ने क्या काम किया है, उसके एडवर्टीजमेंट्स या फिर उनके कितने मीटिंग्स हुए, उसमें क्या क्या डिसीजंस लिए, कितने शेल्टर होम खोले, कुछ पता नहीं है। मतलब जितना क्लियर दूसरी चीज़ें होती है उतनी क्लियर चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू होती नहीं, तो इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को भी, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम का फ़ायदा होता है। तो वो पिंक वॉशिंग का सबको फ़ायदा है, रेनबो वॉशिंग जो भी बोल सकते हैं टर्म। तो कॉरपोरेट्स को मैं ज़्यादा उसके लिए ब्लेम नहीं करूँगा, मैं स्टेट को ब्लेम करूँगा कि आप आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट नहीं कर रहे हो, इसका फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। तो हाँ, और ये जो कमर्शियल एड्स वगैरह ये सब क्या ये हेल्प करता है कम्युनिटी को, या आपको क्या लगता है? मुझे तो लोगों को ऐसे लगता है कि ये एड्स बनाने से एटलीस्ट वो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। हाँ। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? मतलब मुझे ऐसे लगता है कि उसकी कीमत हम क्या चुका रहे हैं, कि कॉरपोरेट्स के सामने हम झुक रहे हैं जाके, या फिर अगेन फिर वही कैपिटलिस्ट सिस्टम में हम अटके जा रहे हैं। तो अवेयरनेस आना चाहिए, नो डाउट आना चाहिए, लेकिन ये तरीका नहीं है अवेयरनेस लाने का। मतलब ये मोड या फिर ये मीडियम नहीं हो सकता है उसका। जैसे बॉलीवुड में भी वो होता है कि
फिल्म्स आते हैं लेकिन वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है कम्युनिटी का। लेकिन फिर अगेन लोग बोलते कि एटलीस्ट लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? मतलब हमारे ही जो लोग हैं, जो एक्टर है वो भूखे पेट सो रहे हैं और आप किसी हेट्रोसेक्सुअल को वो मूवी का मेन थीम बना के घुमा रहे हो। तो वेरी इरिटेटिंग थिंग दिस कि, और लोगों को इस बात का कुछ गलत भी नहीं लगता है इस चीज़ में कि लोग ऐड देखते हैं, अरे वाह वाह क्या क्या कंपनी का ऐड है, अभी ये कंपनी पूरा रेनबो बन गई है, ऐसा फील होता है। लेकिन वो कंपनी पे जब हम जाते हैं तब अगर एक ट्रांस वुमन वहाँ से सिर्फ ऐसे चलते चलते जा रही है तो लोग ऐसे कमेंट्स पास करते हैं। तो कंपनीज ने अपने ऐड का खर्चा एटलीस्ट वो सेंसिटाइजेशन में किया तो ज़्यादा बेटर होगा उनके एम्प्लॉयज़ के सेंसिटाइजेशन में। आपके थॉट्स ऑन क्राउड फंडिंग कैंपेन्स विद द कम्युनिटी? मतलब थॉट्स एज इन क्राउड फंडिंग होता है, हाँ 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 क्वेयर कम्युनिटी में कैंपेन्स होते हैं। हाँ, मतलब वो करने पड़ते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला, अगर स्टेट ने शेल्टर होम्स दिए ट्रांसजेंडर्स को या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी पूरे स्पेक्ट्रम में, शेल्टर होम्स नहीं है पुणे में, मेट्रो सिटी है पुणे में, बहुत सारी जगह पे नहीं, किधर भी नहीं है ऐसे बोला जा सकता है। तो अगर शेल्टर होम्स रहते तो क्राउड फंडिंग नहीं करना पड़ता। अगर किसी एक को बाहर घर से निकाला है तो एक बंदे के लिए जिनके लिए भी क्राउड फंडिंग करना पड़ता है, कॉलेज के खर्चे निकालने हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस है, कोई अगर थेरेपी से जा रहा है उसके खर्चे हैं, तो क्राउड फंडिंग करना पड़ता है। और उसमें कुछ ऐसे सस्टेनेबल मॉड्यूल नहीं है वो चीज़ को एड्रेस करने का। अगेन वो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उन्होंने वो कंप्लीट किया तो वो ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल रहेगा, जो अभी नहीं है। मतलब क्राउड फंडिंग में एक के लिए कर सकता हूँ, दूसरे के लिए कर सकता हूँ, तीसरे के लिए मेरे रिसोर्सेज ख़त्म, तो वो प्रॉब्लम आता है क्राउड फंडिंग में।